हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल लर्निंग बाय एडवोकेट रुमानी में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदू लॉ के ऊपर। इस लॉ को दुनिया का सबसे प्राचीन लॉ माना गया है। ये लॉ तकरीबन 6000 साल पुराना है और इस लॉ की स्थापना जो की गई थी वो लोगों ने ही की थी। लोगों का पर्पस सोसाइटी से क्राइम को हटाने का नहीं था, बल्कि इसका स्थापना इसलिए की गई ताकि जो लोग हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सो ओरिजिनली हिंदू लॉ वाज established so that the need of the people get fulfilled and the concept was initiated for the welfare of the people। तो फ्रेंड्स, धर्मशास्त्र में हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। इट्स अ फॉरेन ओरिजिन। हिंदू शब्द ग्रीक के थ्रू अस्तित्व में आया, जो इंडस वैली सिंधु घाटी राष्ट्र के निवास को इंडोई कहते थे। बाद में यह हिंदू बन गया। दिस नेशन केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान एंड द पीपल एज हिंदू। मतलब इस राष्ट्र को हिंदुस्तान और इसमें रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इतिहास में हिंदू शब्द न केवल एक धर्म को इंडिकेट करता है, बल्कि मूल रूप से राष्ट्र को भी इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि धर्म शब्द हिंदू लॉ का ही पार्ट है और उसी से जुड़ा हुआ है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ है ड्यूटी। तो लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट एंड द रिलीजियस रेफरेंसेस, धर्म के डिफरेंट मीनिंग है। बुद्धिस्ट का मानना है कि जो धर्म है, जो शब्द है, वो केवल यूनिवर्सल लॉ है। वही जैन और सिख का कहना है कि इट इज ओनली अ रिलीजियस पाथ फॉर द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, धर्म का अर्थ है ड्यूटीज इन मैनी वेज, just like sociological duties, legal duties, spiritual duties, right? So we can say that dharma can be referred to as the concept of justice। तो फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ धर्मा की बात करें तो भगवत गीता में कहा गया है कि गॉड क्रिएट्स अ लाइफ यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा। दे आर पेशेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, क्लीननेस इन द माइंड, बॉडी एंड सोल, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, रीजन्स, नॉलेज, ट्रूथफुलनेस एंड एब्सेंस ऑफ एंगर। तो फ्रेंड्स, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स में भी धर्म का उल्लेख है और कहते हैं किसी के धर्म को एग्जीक्यूट करना हर व्यक्ति का सही और एक ही उद्देश्य होना चाहिए। और उस समय के जो राजा हुआ करते थे रामायण और महाभारत में, तो उनको धर्मराज के नाम से जाना जाता था और उनका मुख्य उद्देश्य होता था धर्म के मार्ग पर चलना। तो फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है? तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। इन पे बात करते हैं। Ancient sources are the sources that developed the concept of Hindu law in ancient time। पुराने समय में जिसने हिंदू लॉ के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, लाया गया, जिसमें श्रुति, स्मृति, कस्टम्स, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज आता है। श्रुति शब्द का मतलब है व्हाट हैज बीन हर्ड, या सुना गया है। इसमें भगवान के पवित्र शब्द समाहित हैं। इस स्रोत को सभी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, जो वेदों और उपनिषदों में लिखा गया है। अब बात करते हैं स्मृति शब्द की। तो स्मृति शब्द कंसिडर्ड एज टेक्स्ट विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड, जिसको याद किया जाता है और फिर ऋषियों द्वारा पीढ़ी भर में व्याख्या की जाती है। स्मृति शब्द को क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों से, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। कस्टम मतलब परंपरा जो चलती आ रही है, इसको मैं आगे समझाऊंगी। हिंदू लॉ का आखिरी प्राचीन स्रोत है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव ने हिंदू लॉ का दायरा बढ़ाया है। इसने हिंदू लॉ की अवधारणा को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे स्मृतियों की व्याख्या में मदद मिली है। सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्मृतिज इज कॉल्ड कमेंट्री, व्हाइल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्मृतिज आर नोन एज डाइजेस्टिव। तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज रिफर्स टू कन्यादान, जिसका मतलब होता है पिता द्वारा लड़के को सभी परंपरा के साथ, सभी ट्रेडिशन के साथ, राइट्स और कस्टम के साथ अपनी बेटी अ गर्ल गिफ्ट करना, उपहार करना, राइट। सो हिंदू मैरिज इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन विच इज प्रिवेलिंग फ्रॉम द वैदिक पीरियड्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड विद डिफरेंट मॉडिफिकेशन दैट हैव एक्वायर्ड अंटिल नाउ, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जाना उसकी हिस्ट्री के बारे में कि हिंदू लॉ की हिस्ट्री क्या है, राइट। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका नेचर क्या है, सोर्सेज क्या है, हमने उस पर बात करी। अब हम हमारा हिंदू लॉ एक्ट क्या कहता है उस पर बात करते हैं, राइट। तो इसके लिए एक्ट है जिसको कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आइए स्टार्ट करते हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 30 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 1 to 4 कवर करता है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 5 to 8 हिंदू मैरिजेस, सेक्शन 9 to 10 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 to 18 नलिटी ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स, सेक्शन 19 to 28 जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर, सेक्शन 29 to 30 सेविंग्स एंड रिपील्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी को, जिसमें सेक्शन 1 कवर करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, सेक्शन 2 कवर करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, सेक्शन 3 डेफिनेशंस, सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, इसमें बताया गया कि इस एक्ट को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहते हैं और ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बट वाइड नोटिफिकेशन नंबर SO 3912E डेटेड 30 अक्टूबर 2019 यह एक्ट एप्लीकेबल किया गया और हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अब बात करते हैं कि ये एक्ट किस पर लागू होता है। तो ये एक्ट लागू होता है हिंदू बाय रिलीजन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, और जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं हैं उन पर ये लागू होता है। डिटेल में बात करें तो फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। एनी चाइल्ड लेजिटमेट और इलेजिमेट जिसके माता पिता हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन है। एनी चाइल्ड लेजिटमेट और इलेजिटमेट जिसके वन ऑफ हुज पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, राइट, एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, community, group or family to which such parent belongs or belonged. Any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh religion, जो कन्वर्ट हुआ है और रिकन्वर्ट हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म में। सेक्शन 3 में आता है डेफिनेशंस, कस्टम एंड यूसेज, डिस्ट्रिक्ट कोड, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, प्रिस्क्राइब्ड, सब-इंडा रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सेक्शन 3 में पहला वर्ड है कस्टम एंड यूसेज, जिसे हिंदी में कहते हैं रूढ़ी प्रथा और रीति रिवाज। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ जो लंबे समय से कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा है। एक लंबे समय से कोई भी लॉ, कोई भी रूल लगातार यूज किया जा रहा हो कुछ सोसाइटी, ग्रुप और कम्युनिटी के द्वारा, उसको हम कस्टम और यूसेजेस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पुराने टाइम में कुछ लोगों ने हिंदू रीति रिवाज में फेरों का कि 7 फेरे होंगे ऐसा एक चलन रखा, और उस चलन को एक कम्युनिटी ने, एक ग्रुप ने, एक फैमिली ने फॉलो किया और वो लगातार चलने लगा और वो एक रीति रिवाज बन गया। और ऐसे ही अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कस्टम्स बन गए। इसमें भी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसमें जो रूल है वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए, मतलब किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड है, ये जो कस्टम है ये कंटिन्यूसली फॉलो किया जाना चाहिए, इसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। किसी एरिया में कोई सिटी सिविल कोर्ट है या फिर किसी एरिया में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस एरिया के ऊपर, या फिर ऐसा कोई कोर्ट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई करती है, और जो कोर्ट इस पर्टिकुलर एक्ट हिंदू लॉ को डील कर सकता है, उन मैटर्स को वो कोर्ट देखता है, डील करता है उनसे, उन कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना गया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड की। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल ब्लड की। बहुत ईजी है, इसको समझते हैं। जहाँ पर 2 बच्चे हैं, 2 किड्स हैं और मम्मी पापा उनके सेम हैं, तो वो आ गया फुल ब्लड। अब बात करते हैं हाफ ब्लड की। तो जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ पर वो दोनों बच्चों के फादर तो एक है बट उनकी जो मदर है वो डिफरेंट है, तो वो कवर हो जाते हैं हाफ ब्लड में। अब बात करते हैं यूट्रिन ब्लड की। अब इसमें 2 बच्चों के बीच यूट्रिन ब्लड का रिलेशन कब आया? जब उस दोनों बच्चों की मदर तो एक है बट फादर अलग अलग है, तो उस केस में यूट्रिन ब्लड आ जाता है। अब जैसे हस्बैंड और वाइफ है, उनकी एक संतान है। अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी से उसको एक चाइल्ड होता है, तो उन दोनों चाइल्ड के इस केस में क्या हुआ? मदर तो एक है बट फादर अलग अलग है, तो उन दोनों चाइल्ड में जो रिलेशन है वो यूट्रिन ब्लड का है। अब बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड की। तो इसका मतलब होता है ऐसे रूल्स, ऐसे एक्ट जो निर्धारित किए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं सेपेंड रिलेशनशिप की। कुछ ऐसी रिलेशनशिप जिनको सेपेंड रिलेशनशिप मानेंगे, वो क्या है? हमारी गोत्र वाली रिलेशनशिप। अब इसमें फादर की तरफ देखें तो फादर के ऊपर की 3 पीढ़ियां, जैसे पिता, दादा
और परदादा, उनके जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे सेकंड रिलेशनशिप में आएंगे। और अगर मदर की तरफ चले तो उधर 5 पीढ़ियां बताई गई हैं, नानी, परनानी, परनानी और उनके ऊपर उनके जितने बच्चे होंगे वो हमारे साथ सेकंड रिलेशनशिप में आएंगे। लास्ट बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। तो ऐसी कौन कौन सी रिलेशनशिप है जिनको प्रोहिबिटेड डिग्री में डाला गया है। मैं कुछ रिलेशनशिप बताऊंगी। तो दो लोगों के बीच में अगर वो रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की श्रेणी में आएगा। पहला पॉइंट है इसमें, जहां पर दो लोग एक दूसरे के लाइनल असेंडेंट, तो वो रिलेशन भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होगी। तो दूसरा पॉइंट है जहां पर दो लोग एक दूसरे के वंश, पति या पत्नी हैं, इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द। अब बात करते हैं जहां पर दो लोग एक दूसरे के भाई, पिता के माता या पिता के भाई की पत्नी या माता के भाई की पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो रिलेशन भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होगा। लास्ट पॉइंट है जहां पर दो लोग, जहां पर उनका रिलेशन है भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजा, दो भाइयों और दो बहनों की संतान का आपस में रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप भी प्रोहिबिटेड होगा। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट में कहा गया है कि एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। मतलब इस एक्ट के शुरू होने से तुरंत पहले अगर कोई हिंदू कानून, हिंदू लॉ में कोई भी तरीके का कस्टम और यूसेज था तो उसके रूल की, उसके इंटरप्रिटेशन की से रिलेटेड अगर कुछ भी है उस पर उसको सीज कर दिया जाएगा, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा इस एक्ट के आने के बाद, और जो इस एक्ट में प्रोविजंस होंगे वही लगेंगे। राइट। सेकंड कहा गया है any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provision contained in this act। इसमें कहा गया तुरंत पहले लागू कोई भी लॉ, इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई भी लॉ था, कोई भी कानून था, वो बाद में आने के बाद सीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। राइट। होप वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, और उसको देखने के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। राइट। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।